नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट का जो एग्जाम होता है दोस्तों, इसका आयोजन पूरे भारत में होता है। कहने का तात्पर्य हर राज्य में सीटेट का आयोजन होता है। अगर सीटेट का आयोजन पूरे राज्य में होता है तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसी बुक से पूछे जाते हैं जो पूरे राज्य में चलती हो। ऐसी किसी बुक से नहीं पूछे जाएंगे जो सिर्फ एक राज्य में चलती हो, तो फिर दूसरे राज्य वाला बच्चे के लिए समस्या हो जाएगी। और आपकी एक ही बुक है दोस्तों जो पूरे राज्य में चलती है, पूरे भारत देश में चलती है, तो वह क्या है? एनसीईआरटी है। तो कहने का तात्पर्य है अगर सीटेट का एग्जाम पूरे भारत में हो रहा है तो इसमें जो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे वह ऐसी बुक से पूछे जाएंगे जो पूरे भारत में चलती हो। तो दोस्तों ये एनसीईआरटी है, इसलिए अगर आप सीटेट में अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो आज एनसीईआरटी को अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। यह चैनल आप सबके लिए सीटेट में जितने भी एनसीईआरटी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सबकी एनसीईआरटी की क्लास है, सब सब्जेक्ट की अलग से थ्योरी क्लास है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है 2011 से लेकर अब तक सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे, डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको जिस भी सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस सन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम सब क्लास की शुरुआत कर रहे हैं आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी है जो कि साइंस है दोस्तों। साइंस के अंतर्गत हम सब 9वां चैप्टर को कवर करेंगे जो कि है सजीव विशेषताएं आवास। यह आपका पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि पेपर 2 में साइंस से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के लिए यह महत्वपूर्ण है। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है सजीव विशेषताएं और आवास। हम जानेंगे जो चीज सजीव है उनकी विशेषताएं क्या है और उनकी आवास। आवास मतलब जब आवास कहते हैं दोस्तों जहां पे आदमी ज्यादा से ज्यादा समय अपना बिताए, आराम करे, वही उसका आवास होता है। तो आवास का हम जितनी भी सजीव चीज है उनके आवास के बारे में जानेंगे, उनकी क्या विशेषता है उनके बारे में जानेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। पहले और बूझो छुट्टियों में अनेक रोमांचक स्थानों की सैर पर गए। ऐसी ही एक यात्रा पर वे ऋषिकेश में गंगा नदी देखने गए। उन्होंने हिमालय की हिमाच्छिद पर्वत श्रृंखला के कुछ पर्वतों का पर्वतारोहण किया जहां बहुत ठंड थी। इन पर्वतों पर अनेक ओक, चीड़, ये देवदार जैसे अनेक वृक्ष देखे जो उनके मैदानी क्षेत्र के वृक्षों से बहुत अधिक भिन्न थे। एक और अभियान में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की। ये ऊंट पर उष्ण मरुस्थल भी घूमे। यहाँ से उन्होंने नागफनी के अनेक प्रकार के पौधे एकत्र किए। देखिए वह तो पहले कहाँ पे गया? हिमालय की तरफ गया, हिमालय पर्वत पे गया, तो वहां से देखा जो पर्वतीय इलाके होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? देवदार के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उन्होंने वहां पे ऐसा वृक्ष देखा। फिर राजस्थान में जब उन्होंने सफर किया बच्चे, तो फिर उन्होंने देखा वहां पे जो है मरुस्थलीय चीज देखा, नागफनी देखी, इन सब का वृक्ष देखे। हम आगे बढ़ते हैं। अंत में वे पूरे गए और उन्होंने समुद्र तट की सैर की और वहां खजुराना के वृक्ष की कतार देखी। इन स्थानों के भ्रमण के रोमांचक एवं उल्लासपूर्ण क्षणों का स्मरण करते हुए उन्होंने अचानक एक विचार आया कि ये सभी स्थान एक दूसरे से भिन्न थे। कुछ बहुत ठंडे थे, कुछ बहुत उष्ण एवं शुष्क तथा कुछ स्थान आर्द्र थे, परंतु उन सभी स्थानों पर अनेक प्रकार के बहुत सारे सजीव वस्तुएं थी। करें हमने बहुत जगह गए, वो लोग देखे, हर जगह उनको अलग अलग प्रकार के सजीव चीजें देखने को मिला। तो आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा? कह रहे हैं कि उन्होंने यह जानने की कोशिश की कि क्या पृथ्वी पर कोई ऐसा भी स्थान है जहां कोई भी जीव नहीं पाया जाता। बोझो ने अपने घर के आसपास के स्थानों का ध्यान किया। घर के अंदर उसने अलमारी एवं दरवाजे को देखा। उसने सोचा था कि इनमें कोई सजीव नहीं होगा, परंतु उसे एक छोटी सी मकड़ी नजर आए। घर के बाहर भी वह किसी ऐसे स्थान के बारे में नहीं सोच पाया जहां किसी न किसी प्रकार के जीव ना पाए जाते हो। देखिए उस बच्चे के दिमाग में एक थॉट आया कि क्या ऐसा भी कोई स्थान है जहां पे यह सब कोई जीव पाया ना जाए, सजीव जीव पाया ही ना जाए। वो अपने आरे बगल देखा, जहां पे गया था, भ्रमण किया, वहां पे देखा था, लेकिन ऐसा कोई स्थान नहीं मिला जहां पे इस तरीके से हो।
पहले ने दूर दूर के स्थानों के विषय में पढ़ना, ये सोचना प्रारंभ किया। उसे पता लगा कि लोगों ने तो ज्वालामुखी के मुख मुहाने से भी सूक्ष्म जीवों की खोज निकाला है। किससे बात करें? ज्वालामुखी के। देखिए बच्चे हैं जो सजीवों की खोज कर रहे हैं, किस स्थान पर सजीव चीज नहीं पाई जाती। सजीव और उनका परिवेश। अब हम समझते हैं जो सजीव होते हैं और उनका परिवेश किस प्रकार से होता है। पहली और बोझों के मस्तिष्क में एक और विचार आया। जिन स्थानों की उन्होंने सैर की थी वहां किस प्रकार के जीव पाए जाते हैं। मरुस्थल में ऊंट थे, पर्वत पर बकरी एवं याक थे, पूरी के समुद्र तट पर केकड़े एवं अनेक प्रकार की मछलियां थी जिन्हें मछुआरे पकड़ रहे थे। साथ ही चींटियों जैसे अनेक प्रकार के जीव इन स्थानों पर उपस्थित थे। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे अन्य क्षेत्रों के पौधे की प्रजातियों से भिन्न थे। इन विभिन्न क्षेत्रों का परिवेश कैसा था? क्या उनका परिवेश भी एक समान था? कह रहे हैं कि हमने जितने भी स्थान पे गए, हर स्थान पे कहीं हमको याक दिखे, कहीं हमको ऊंट दिखे, कहीं हमको मछलियां दिखी ज्यादा से ज्यादा, तो केकड़े दिखे। यह स्थानों जैसे जिस प्रकार से हम सब अपना स्थान बदल रहे थे, उसी प्रकार से हमको सजीव जो चीजें हैं वह भी बदल रही थी। कह रहे आइए एक वन से प्रारंभ करते हुए यहाँ पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं एवं वस्तुओं के बारे में सोचिए। एक जंगल में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधे एवं वस्तुओं को साइड कॉलम में लिखिए। दूसरे क्षेत्रों में पाए जाने वाले वस्तुओं, जंतुओं ये पौधे के नाम लिखिए। कह रहे आप साइड बताइए कि जिस क्षेत्र में किस प्रकार से पौधे पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, उसको लिखने के लिए कह रहे हैं। साड़ी में लिखिए। आप इस अध्ययन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है। आप इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ के अपने दैनिक जैसे बच्चों को जो एनसीईआरटी होती है वह जो चैप्टर पढ़ाता है उससे संबंधित प्रैक्टिकल भी कराता है। अब बच्चे ऐसा करके लाइए, ऐसा क्या होता है सोचिए। तो इस प्रकार से ये एक क्रियाकलाप दिया गया है, हम सब यहां से समझते हैं। आवास एवं अनुकूलन। क्रियाकलाप में एक में आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए पौधे, जंतुओं से आपको क्या मिला? क्या आपको अनेक प्रकार के सजीव मिले? तालिका 9(1) के मरुस्थल वाले कॉलम एवं समुद्र वाले कॉलम को आगे करें। ध्यान से देखिए, क्या आपको प्रतीत होता है कि इन दोनों कॉलम के जीव बहुत अलग प्रकार के हैं? इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवड़ी जल खारे पानी में रहते हैं। श्वसन के लिए जल में विलेय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। फिर जो समुद्र में जीव होते हैं वो जो ऑक्सीजन वो लेते कहां से हैं? जो जल में ऑक्सीजन घुली होती है उसी ऑक्सीजन से वह सांस लेते हैं। जो कि समुद्र में ज्यादा से ज्यादा पानी कैसे होता है? खारा पानी होता है। मरुस्थल में जब बहुत कम मात्रा में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म, रात में बहुत ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे, ये जंतु भूमि पर रहते हैं। इन श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। जो मरुस्थल होता है दोस्तों, मरुस्थल राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान में जो इतने ज्यादा टेम्परेचर होता है दोस्तों, गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ती है और ठंडी में बहुत ज्यादा ठंडी बढ़ती है। और वहां पे जो पौधे होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, नाक काटेले पौधे होते हैं। आगे कह रहे हैं ये दोस्तों नागफन रेगिस्तान, वो जो मरुस्थल है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप ऊंट देख रहे हैं और यह छोटी छोटी पत्तियों को खा रहा है। यह किसका परिवेश है? यह ऊंट का परिवेश है। आगे करें, समुद्र तथा मरुस्थल भिन्न प्रकार के परिवेश हैं। हम इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि आइए दो भिन्न प्रकार के परिवेश मरुस्थल तथा समुद्र से दो जंतुओं ऊंट तथा मछली का परीक्षण करते हैं। ऊंट की शारीरिक संरचना उस मरुस्थल परिवेश से मरुस्थल परिस्थितियों, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे कुछ दिया गया विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतु, पौधे एवं अन्य वस्तु। पहले आपको किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पर्वतीय, मरुस्थलीय, अन्य पे कौन सा जानवर है उसका नाम लिखना है। में रहने योग्य बनाते हैं। ऊंट के पैर लंबे होते हैं और गद्दीदार होते हैं। ऊंट का जो पैर होता है रेगिस्तान में तभी चल लेता है। अभी रेगिस्तान में घोड़े के द्वारा नहीं चल पाएगा, क्योंकि उसका घोड़े का पैर नुकीला होता है और ऊंट का पैर गद्दीदार होता है, जिससे उसे ऊंट को रेगिस्तान का जहाज के नाम से भी हम सब जानते हैं। जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। उनमें
मूत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल शुष्क होता है। उन्हें पसीना स्वेद भी नहीं आता क्योंकि शरीर में जल का हास्त्र बहुत कम होता है, इसलिए जल के बिना वे अनेक दिनों तक रह सकते हैं। यह ऊँट की विशेषता है दोस्तों। ऊँट बिना जल के काफी दिन तक रह सकता है। क्यों रह सकता है? यह सब उसकी विशेषता है। इसी की वजह से ऊँट काफी दिन तक रेगिस्तान में बिना जल के ही रहता है। यहाँ पे कुछ मछलियां दी हैं, अब हम समझते हैं। आइए विभिन्न प्रकार की मछलियों को देखें। इनमें से कुछ को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है, परंतु इतने अधिक किस्म की मछलियों में क्या आपको इनकी आकृति में कुछ समानता दिखाई देती है? इन सभी का शरीर धारा रेखी होता है। जो मछली का दोस्तों शरीर होता है वो धारा रेखी होता है। धारा रेखी का मतलब कि उसका शरीर, एक मिनट, ऐसे होता है ना, ऐसे होने से यह फायदा मिलता है कि उसे तैरने में आसानी होती है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 8, इसके पहले जब हम चैप्टर को पढ़े थे वहां पे हमने धारा रेखी की बात बताया था ना, मछली किस प्रकार से तैरती है। तो धारा रेखी पीछे छोटे छोटे पंख लगे होते हैं जो तैरने में मदद करती हैं। उनकी यह आकृति उन्हें जल के अंदर विचरण करने में सहायता करती है। मछलियों का शरीर चिकने साल्कों से ढका होता है। किसके मछलियों का शरीर किससे ढका होता है दोस्तों? चिकने जो साल्क होते हैं उनसे ढका होता है। मछली को जो आप पकड़ते हैं ऊपर चिपचिपा लगा रहता है, ऐसा बहुत ज्यादा स्लिप करता रहता है, उसे चिकने साल्क कहते हैं। ये साल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते ही हम, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में भी सहायक हैं। हमने अध्याय 8 में चर्चा की थी। मछली के पंख ये पूंछ चपटी होती हैं जो उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन या संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। हमने अध्याय 8 में पढ़ा था दोस्तों, अगर मछली को इस तरफ घूमना है वो अपना पूंछ को इस तरफ करेगा तो मछली इस तरफ घूमती है। तो वो अपने किस तरफ जाना है किस तरफ नहीं जाना यह इंडिकेट किससे करता है? वह पूंछ से ही करती है। हमने चर्चा की थी। पंख या पूंछ चपटी होती है, उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन संतुलन बनाए रखने में सहायता करती है। मछली की गिल क्लोम होती है। मछली का क्या होता है दोस्तों? मछली को गिल होते हैं, क्लोम होते हैं जो उसे जल में सांस लेने की सहायता करते हैं। मछली को जल में सांस लेने के लिए क्या सहायता करते हैं? जो गिल होते हैं वह उनकी सहायता करते हैं। सांस लेती कहाँ से? जो जल में ऑक्सीजन घुली रहती है उसी ऑक्सीजन को से वे सांस लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछते हैं, इसके बारे में आप सोचिएगा, बाकी अगले हम क्लास में बताएंगे आपको इसके बारे में। जब मछली किसी तालाब में रहती है, जब वो पूरा पानी जम जाता है, अगर वो पूरा पानी जम गया तो मछली तब भी उसके अंदर जिंदा रह जाती है। क्यों जिंदा रह जाती है? आप इसका जवाब दीजिएगा। और अगर हम वही मछली को जो फ्रीज होता है, फ्रिज में रखें, मछली को अंदर रखें, उसे पानी से भर के फिर जमा दे तो मछली मर जाएगी। लेकिन जो तालाब होता है उसमें जो है मछली जिंदा रहती है। जिंदा रहती है तो ऑक्सीजन उसे कहां से मिलता है, कैसे वह जी लेती है? इसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। आइए हम कुछ और देखते हैं। हम देखते हैं कि मछली की संरचनाएं उसे जल में रहने में सहायक होती हैं तथा ऊँट की संरचनाएं उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। जल की दोस्तों जो संरचना है उसे, मछली की जो संरचना है उसे जल में रहने में सहायता करती है, और जो ऊँट है दोस्तों उसे मरुस्थल में रहने की, उसकी संरचना जो है उसे मरुस्थल में रहने में सहायता करती है। आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा, जो चीज जिस परिवेश में रहता है, जिस स्थान पे रहता है, उस हिसाब से वह अपने आप को ढल जाता है। अभी आप ऊँट को पानी में छोड़ देंगे तो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आप मछली को रेगिस्तान में रख देंगे तो चलेगा? नहीं। जिसका जो परिवेश है वह वहीं पे रह सकता है। हमने पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंख्य प्रकार के जंतुओं में से केवल 2 उदाहरण लिए हैं। दोस्तों पृथ्वी पर सजीव चीजें बहुत चीज पाई जाती हैं, लेकिन हमने 2 उदाहरण के जरिए समझा। हम आपको इसी में यही बताने का प्रयास किए कि जो आवास होता है वह जिसका जो आवास होता है उसके हिसाब से होता है। ऐसे नहीं अभी आप हैं, आपको बोल रहे कि आपको जल में रहना है तो आप जल में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपका आवेश जो है, आप मरुस्थल पे रहते हैं, आप जल में नहीं रह सकते हैं। हम देखते हैं कि सजीवों के इन सभी किस्मों में ऐसे कुछ विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो उन्हें अपने परिवेश में रहने योग्य बनाती हैं, जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं। जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है, यह अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन मतलब क्या होता है दोस्तों? अनुकूलन को भी आपको हम क्लियर करते हैं।
जिसमें वे प्रायः पाए जाते हैं, जिनके विशेष संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है। मतलब उसकी जो विशेषता है वह उसे परिवेश में उसे रहने के लिए योग्य बना रही है, यही उसका अनुकूलन कहलाता है, एडॉप्टेशन। जिसे इसे परिवेश के योग्य बनाते हैं, यह अनुकूलन कहा जाता है। विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न परिवेश के प्रति अलग अलग अनुकूलित होते हैं। अब जितने भी जंतु होते हैं दोस्तों, वो सब अलग अलग अनुकूलित होते हैं, अलग अलग उनका अनुकूलन होता है। कुछ लोग जल में, कुछ लोग पानी में, कुछ लोग पेड़ पर, इस प्रकार से रहते हैं। आगे हम समझते हैं, किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। आवास हम समझते हैं दोस्तों, किसी सजीव का वह स्थान जहां पे वह रहता है वह उसका आवास कहलाता है। ज्यादा से ज्यादा समय वहीं बिताता है। आप ऐसा नहीं कहिए कि हम कहीं पे और भी तो जाते हैं, वहां पे कुछ देर रहते हैं फिर चले आते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जहां पे समय व्यतीत करता है वह उसका आवास होता है। अपने भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर होता है दोस्तों। उसे दोस्तों भोजन के लिए, वायु के लिए, शरण के लिए और भी जो अन्य अवस्थाएं हैं वह किस पे निर्भर होता है? आवास है। अगर आपके पास आवास नहीं है तो आप कहाँ रहेंगे, खाना कहाँ खाएंगे, कैसे रहेंगे, तो बहुत सारी समस्याएं होंगी। आवास का अर्थ है वास स्थान। आवास का क्या मतलब होता है दोस्तों? वास स्थान, जो कि एक घर है। वास स्थान मतलब जहां पे वह स्थान, जहां पे वह वास करे। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। करें जो विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में संयुक्त रूप से रह सकते हैं। अब कैसे बताते हैं आपको। स्थल जमीन पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। स्थलीय आवास आप किसे कहेंगे? जो चीज जमीन पे पाई जाती है, जो चीज जमीन पे रहते हैं उन्हें उनका स्थलीय आवास कहा जाता है। जैसे पौधे हो गए, जंतु हो गए, यह सब आपके स्थलीय आवास में आते हैं। वन, घास के मैदान, मरुस्थलीय, तटीय, पर्वतीय क्षेत्र स्थलीय आवास के कुछ उदाहरण हैं। यह सब दोस्तों किसके उदाहरण हैं? यह स्थलीय आवास के उदाहरण हैं। जलाशय, दलदल, झील, नदियां एवं समुद्र। जहां पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। जो चीज स्थल पे रहता है वह स्थलीय आवास कहते हैं, जो चीज जल में रहते हैं वह उसके जलीय आवास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले वनों, घास के मैदानों, मरुस्थल, तटीय, पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत विषमताएं हैं। यह सभी जलीय आवासों के लिए भी सत्य है। कह रहे हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, सब में एक विषमता पाई जाती है। यह जलीय आवासों में भी फॉलो होता है और जो स्थलीय आवास है वहां पे भी यह फॉलो होता है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु उसके जैव घटक हैं। कह रहे हैं किसी आवास में जो पाए जाने वाले जीव हैं दोस्तों, क्या है? जो जीव हैं जैसे पौधे, जंतु, उसके क्या है? यही उसके जो है जैविक घटक हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसी अन्य निर्जीव वस्तुएं आवाज के अजैविक घटक हैं। जो सजीव है दोस्तों वह उसके जैविक घटक हैं, जो निर्जीव हैं उसके वह अजैविक घटक हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश के अजैविक घटक हैं दोस्तों, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है और ऊष्मा है यह महत्वपूर्ण है। इस चीज को आप नोट करिएगा, यह भी आपके अजैविक घटक के रूप में आते हैं। जैविक घटक जिसमें पौधे, जंतु होते हैं, जिसमें जीव होते हैं वह आपके जैविक हैं। जो निर्जीव होते हैं वह उसके अजैविक घटक कहते हैं, जिसमें कि सूर्य और प्रकाश भी शामिल है। हम जानते हैं कि कुछ पौधे बीजों से उगते हैं। आइए बीज के अंकुर से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया में कुछ अजैविक कारकों की भूमिका का अध्ययन करें। कह रहे हैं कि हम सब जानते हैं जो पौधे का निर्माण होता है बीजों से होता है, लेकिन बीजों से तो निर्माण तो होता है, लेकिन उन बीजों का निर्माण होने में कुछ अजैविक घटक महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो निर्जीव होते हैं वह भी उसके जो है विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों? आइए बताते हैं हम आपको। कुछ यहाँ पे पॉइंट है, इसको आपको हम बताते हैं। अपने परिवेश में होने वाली परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहते हैं और अचानक ही ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में चले जाएं तो हमें कुछ दिन तक सांस लेने में, शारीरिक व्यायाम में असुविधा हो सकती है। पहाड़ पर हमें तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है। कुछ दिनों बाद हमारे शरीर पर्वतीय क्षेत्रों का वातावरण के प्रति अपने आप को ढाल लेता है।
तथा हमें सांस लेने की कोई परेशानी नहीं होती है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन पर्यानुकूलन कहलाते हैं। यह परिवर्तन हजारों वर्षों से अनुकूलन से भिन्न है दोस्तों। देखिए, अनुकूलन और पर्यानुकूलन, पर्यानुकूलन मतलब होता है अल्प अवधि में कुछ समय एक जीव शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन आपके पर्यानुकूलन कहलाते हैं। अनुकूलन मतलब होता है आप परमानेंट अपने आप को ढाल लें, लंबे समय तक ढाले रहे, लेकिन कुछ समय के लिए अगर आपको ढाल रहे हैं वो आपका पर्यानुकूलन कहलाता है। इससे भी आप कहीं जा रहे, पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, मान लीजिए कि हिमाचल चले गए, हिमाचल में गए, आप ऊपर गए, पहाड़ों पे गए, पहाड़ों पे दोस्तों आपको सांस लेने में समस्याएं होंगी, लेकिन तब भी आप अपने आप को स्टेबल रखेंगे और सांस लेने में अपने आप को थोड़ा सा ढाल लेंगे उसमें। लेकिन ये कुछ समय के लिए है, आप जब फिर वहां से वापस आएंगे फिर अपने आप माहौल के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, यही आपका पर्यानुकूलन कहलाता है। लेकिन अगर आपको वहीं पे जाके बसना हो, वहीं परमानेंट रहना हो, ये आपका अनुकूलन कहा जाएगा। आइए अगले पॉइंट पे समझते हैं। अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप में 5 का स्मरण कीजिए। इस क्रियाकलाप में मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है, अर्थात अंकुरित हो गया है। यह बीज से एक नए पौधे का प्रारंभ हो रहा है। अंकुरित होना है दोस्तों, जब किसी बीज से किसी नए पौधे का अंकुरण निकलता है तो यही होता है कि कहीं नया पौधा बन रहा है, इसे ही अंकुरित कहलाते हैं। मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए, कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें तथा शेष को एक दिन के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटें, उसमें से एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह से पानी में डुबो कर रख दें। सूखे हुए बीजों को तथा पानी में पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं। भीगे बीजों में से एक भाग का धूप वाले कमरे तथा दूसरे भाग को पूरी अंधेरे वाले में रख दें, जैसा कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आती है। अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर या उनके चारों ओर बर्फ लगा दें। इन तीनों भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें तथा अवधि के अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं? क्या सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं? क्या आप प्रकाश से दूर रखे भाग को या अत्यधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग को अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुर नहीं देखा? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश तथा उष्मा जैसे अजैविक घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? वास्तव में अजैविक कारक सभी सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने यूज किया क्या, हमने जो मूंग का दाल है उसे अलग अलग प्रकार से रखे, कुछ को अंधेरे में रखा, कुछ को उजाले में रखा, कुछ को एकदम नमी के स्थान पर रखा। लेकिन हमने देखा कि जहां पर जिस बीज में पर्याप्त मात्रा में प्रकाश मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, पर्याप्त मात्रा में वायु मिल रहा है, वह बहुत अच्छा अंकुरित हुआ। क्यों? क्योंकि उसे हर चीज पर्याप्त मात्रा में है, तो अजैविक घटक, लेकिन जैविक चीज में यह अपना योगदान दे रही है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया। आगे पॉइंट पे हम सब बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि जीव इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किसी विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं? यह अनुकूलन काम आता है। क्या काम आता है दोस्तों? अनुकूलन काम आता है। आप अनुकूलन समझ गए होंगे, अनुकूलन का मतलब होता क्या है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र में अजैविक घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं ढाल पाते वह मर जाते हैं। केवल वे जीव ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैविक कारकों के लिए विभिन्न विधियों में से अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। इसका परिणाम भिन्न आवासों जीवों की विविधता का होना है। देखिए, जो अनुकूलन की प्रक्रिया है यह जटिल प्रक्रिया है। यह सिर्फ कुछ दिन में नहीं होता, इसे अनुकूलित होने के लिए बहुत समय लगता। कुछ लोग होते हैं अपने आप को ढाल लेते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं ढाल पाते। जो नहीं ढाल पाते वो मर जाते हैं, जो ढाल लेते हैं वही आगे सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे आदमी की अगर संरचना देखें, पहले हम सब बंदर की तरह थे, बंदर से धीरे धीरे विकास हुआ, आदमी की तरह हुआ। लेकिन ये जब विकास हो रहा था धीरे धीरे, तो कुछ लोग तो अपने आप को ढाल ले रहे थे, जो नहीं ढाल पाए वो क्या हुए? वो मर गए। अभी आपको हमने बोले कि आपको जल में रहना है, अब जल में नहीं रह पाएंगे,
लेकिन अगर मतलब प्रयास किया जाए, धीरे धीरे रखा जाए, कुछ लोग सरवाइव करेंगे धीरे, जो 1 मिनट सांस रोक लेंगे, 10 सेकंड रोक लेंगे, मतलब कुछ लोग ज्यादा कुछ लोग कम। हो सकता है भविष्य में अगर ऐसी प्रक्रिया दोहराई जाए 4,500 साल पहले बाद में, आपको देखने को मिल सकता है कि हो सकता है आदमी जल में भी सरवाइव कर जाए। यही होता है अनुकूलन, मतलब कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हो, वही आपका अनुकूलन होता है। अभी तो आप जल में नहीं अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, मतलब जल आपके लिए अनुकूलन नहीं है। आपके लिए दोस्तों पृथ्वी है, दोस्तों जमीन के ऊपर जो स्थल है इस पे आप सरवाइव कर सकते हैं। अब हम समझते हैं विभिन्न आवासों की यात्रा। कुछ स्थलीय आवास, सबसे पहले हम सब स्थलीय आवास के समझते हैं। स्थलीय आवास में मरुस्थल जो समझते हैं उसको समझते हैं। मरुस्थल के अजैविक घटकों एवं ऊंट का अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं? कह रहे जिस प्रकार से हम आदमियों में अनुकूलन देखने को मिलता है वैसे क्या जानवरों में देखने को मिलता है? ऊंट है, रेगिस्तान में रह रहा है, रेगिस्तान में रह तो रहा है लेकिन वहां पर उसे सर्वाइव करने में समस्या हो रही है कि नहीं हो रही है, कैसे सर्वाइव कर रहा है, या फिर उसे हम और कहीं ले जाएं वह सर्वाइव कर लेगा कि नहीं कर लेगा, इस पे हम सब चर्चा करते हैं। यहाँ बिल में मरुस्थली जीव, वहां पे जो छोटे छोटे जीव होते हैं मरुस्थल में, वो बिल बना के नीचे रहते हैं ताकि उसे ठंडी लगे, वो ठंडी महसूस हो, गर्मी से वह मर न जाए। मरुस्थल में रहने वाले चूहे सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते हैं। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। चित्र इसमें आप देख सकते हैं। रात के समय जब तापमान में कमी आती है तो वह जंतु बाहर निकलती हैं। दिन में तो दोस्तों वह बिल में रहते हैं, लेकिन रात में दोस्तों जब ठंडी लगती है, ठंडा हवा लेने के लिए वह जमीन के अंदर से बाहर आते हैं। यहाँ पे आप पौधे देख रहे होंगे, मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे। यह जो पौधे हैं दोस्तों, कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, यह सब आपके जो कि मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाले पौधे हैं। मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को चित्र 9 पॉइंट में आप देख सकते हैं। यह पौधे मरुस्थल के प्रति किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। यह जो यह पौधे होते हैं दोस्तों, यह मरुस्थल के हिसाब से अपने आप को ढाल दिए हैं और यह मरुस्थल में ही उगते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि आदमी भी अपने आप को अनुकूलित कर ले रहा है, पौधे भी कर ले रहे हैं और जानवर भी कर ले रहा है। हम समझते हैं क्रियाकलाप। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। दोनों पौधे के कुछ भागों को पॉलीथीन थैली में ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 में क्रियाकलाप में 4 में हमने पौधे में वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करते समय बांधा था। गमले में लगे पौधे को धूप में रख दीजिए तथा कुछ घंटों बाद, हमने अध्याय 8 में देखा था ना कि हमने पत्तियों को लिया, उसे पॉलीथीन में रख के बांध दिया, धूप में रख दिए। आप वहां पे देखें कि पत्तियों से बूंद बूंद पानी पॉलीथीन में लगा था। वही चीज करने को कर रहे हैं जिसे हम वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। बाद में इनका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्र जल की मात्रा में कोई अंतर देखते हैं? कह रहे हैं एक तो वह पौधे हैं जो कैक्टस हो गया, नागफनी हो गया, यह सब हो गया। एक तो वह पौधे हैं जिसमें पत्तियां लगी होती हैं। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या तो बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां काटो सूल का रूप ले लेती हैं। इन से पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन होने वाले जल हास्य में कमी आती है। नागफनी में पत्तियों जैसे जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित तने से होता है दोस्तों। अभी इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहे थे लेकिन देखिए यहाँ पे मिल ही गया। तने से होता है। तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिसे पौधे को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधे जड़ें जल अवशोषण के लिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यह पॉइंट बता देते हैं। अभी तक आपने जाना होगा कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण पत्तियों से करते हैं। सब आप यही जान रहे होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि जिस पौधे में पत्तियां नहीं होती हैं, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पौधे पाए जाते हैं वहां पे उसमें पत्तियां नहीं पाई जाती, वह पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण कैसे करते हैं? तो यहाँ पे बात आता है वह प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ऐसा तो है नहीं करते नहीं, करते तो हैं।
वो करते हैं जो तना होता है तने के जरिए करते हैं। मशरूल पौधे की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। एक पौधा होता है दोस्तों खिजड़ी का पौधा। आप पेपर वन के लिए जो पढ़ेंगे ईवीएस, उसमें खिजड़ी के पौधे के बारे में है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। खिजड़ी का पौधा है दोस्तों जमीन से इतना नीचे चला जाता है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। आप खिजड़ी के पौधे के बारे में विशेषताएं कमेंट करके बताइए कि खिजड़ी की पौधा विशेषता क्या है, कहाँ पाया जाता है, लगभग कितने बड़े होता है, उसके लकड़ियों का क्या यूज होता है, इन सब के बारे में आप कमेंट करिए। बताइए कि आप खिजड़ी के बारे में जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अब हम सब पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं। अब हम पर्वतीय क्षेत्र की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्र में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह पर्वतीय क्षेत्र का दृश्य है दोस्तों, जिसमें वृक्ष एक दिखाया गया है। यह वृक्ष शंकुआकार है, आप देखेंगे ना तो वृक्ष ऐसे। ऐसा होने का मतलब क्या होता है, ऐसा क्यों होता है वृक्ष? क्योंकि दोस्तों वहां पे हिमपात देखने को मिलता है। कभी कभी क्या, जैसे जो ज्यादा पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे हिमपात होता ही होता है। और वहां पे आपको हिमपात होगा तो अगर पेड़ ऐसा रहेगा, अगर इस तरीके से पेड़ है, फिर तो समस्याएं हो जाएंगी। पेड़ गिरेगा, यहाँ बर्फ गिरेगी, डाली पे डाली टूट जाएगी। अगर ऐसा पेड़ है तो फिर बर्फ गिरेगा, यहाँ से सड़क कैसे नीचे चले जाएगी। इसलिए वहां पर शंकुआकार वृक्ष पाए जाते हैं पर्वतीय इलाके में। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो अथवा वहां घूमने गए हैं तो अपने अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? आप कहेंगे नहीं, ऐसे वृक्ष सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, आप ये चीज जान गए होंगे। ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित हैं। देखिए वृक्ष भी अपने आप को क्या किया, अनुकूलित कर लिया। हमको इस जगह पे ऐसे रहना है तो हमारा डिजाइन इस तरीके से बनेगा, शंकुआकार बनेगा। यहाँ पे किस चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक चित्र यह है और एक चित्र यह है और चित्र है कुछ, हाँ एक चित्र यह है। कह रहे पहाड़ी तेंदुआ, याक तथा पहाड़ी बकरी पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित हैं। देखिए जो याक होता है, याक के ऊपर बड़े बड़े बाल हो जाते हैं और यह जो पर्वतीय इलाका है जहाँ बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पे अपने आप को सर्वाइव कर ले रहा है। उसी प्रकार से जो बकरी है, पहाड़ी बकरी दोस्तों, वह भी अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। एक बकरी की दोस्तों एक साल बनती है, पश्मीना साल। आपके वही पेपर वन में ये इसमें है पश्मीना साल दोस्तों। वो बकरी के जो रोसे रे होते हैं उसे से बनती है और सबसे महंग साल है दोस्तों। इसकी साल जो आपको 2-2 लाख 3-3 लाख तक मिलती है, पश्मीना साल। यह बनाई कैसे जाती है, जो बकरी के बाल होते हैं दोस्तों उसी से बनाई जाती है। इतना पतला बाल होता है, इतना पतला बाल होता है कि आपके जो बाल है इसके 3 गुना पतला होता है। आप अंदाजा लगाइए कि अभी आप एक अपना पतला बाल लेंगे कितना पतला है, लेकिन उसके 3 गुना पतला होता है यह बकरी का बाल। और वो पाया जाता है जम्मू कश्मीर के इलाके में पाया जाता है। वहां से इस बाल को एकत्रित करके पश्मीना साल बनाए जाते हैं। सामान्यतः शंकुआकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इसमें वर्षा का जल ये हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है, जो कि आपको हमने पहले बता दिया कि वह शंकुआकार होते हैं। क्यों होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहां की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पौधे ही अनुकूलित होते हैं दोस्तों, वहां पे रहने वाले जो जंतु होते हैं वह भी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पौधे ही अनुकूलित करेंगे, जो जंतु रहेंगे वैसे रहेंगे, तो वैसे रहेंगे तो मर जाएंगे दोस्तों। इसलिए अपने आप को भी वह अनुकूलित करते हैं। जैसे उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बाल तो उनका बचाव करते हैं। उदाहरण शरीर को गर्म करने के लिए याक शरीर पर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए का शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं। पहाड़ी बकरी मजबूत खुर उसे
ढालदार चट्टानों पर चढ़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। यह सब दोस्तों वहां पे जो जानवर पाए जाते हैं वह भी अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर चढ़ते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर जाने वाले जीवों का अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे वहां पे हमको जो जीव मिलते हैं उसमें भी हमको एडाप्टेशन, अनुकूलन देखने को मिलता है। घास स्थल समझते हैं। अब घास स्थल की बात करें तो शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है तथा एक ऐसी शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मारकर खा जाता है। यह मटमैले हल्के भूरे रंग का होता है। एक सिर ये हिरण का चित्र देखिए। अभी हम आगे देखते हैं 9.8 में। इन दोनों जंतुओं की आंख उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है? क्या वे चेहरे के सामने अथवा पार्श्व में है? शेर के अगले पैर के नखर लंबे होते हैं, उन्हें पदंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता करती हैं? उसका मटमैला हल्का भूरा रंग शिकार करने के दौरान उसे घास के सूखे मैदान में छिपाए रखता है। यह शेर की विशेषता बता रहे हैं। आपके ईवीएस में शेर का एक टॉपिक है दोस्तों जिसमें शेर की विशेषता बताई गई। शेर दोस्तों हवा में और किसी आदमी के जानवर के चलने में जो हवा निकलती है, हवा चलती है, उसमें भी अंतर कर लेते हैं। आप सोच नहीं सकते कि उसकी जो मूंछ होती है शेर की दोस्तों, शेर की मूंछ से वह यह अंदाजा लगाता है जो हवा हमारे पास से होकर गुजर रही है वह किसी जानवर के चलने की है कि या फिर पेड़ रूप वैसे हिल रहे हैं वैसी हवा है। आप कहेंगे ऐसा कैसे चेक करेगा? आप बताते हैं। अगर कोई जानवर चल रहा है जो हवा चलेगी ऐसे चलेगी, अगर कोई जानवर चलने की हवा इस चलती है, लेकिन अगर वैसे नॉर्मल हवा बहती है तो नॉर्मल हवा सीधा सीधा बहती है। अगर उसके जो मूंछ है दोस्तों, मूंछ सीधा सीधा फेस पे लग रहा है तो मतलब कि यह हवा सिर्फ पेड़ रूप से आ रही है। अगर उसकी मूंछ ऊपर नीचे कर रही है उसे तुरंत पता चल जाता है कि यह हवा जो आ रही है कोई जानवर हमारे आसपास से होकर गुजर रहा है। और यह अपने क्षेत्र का निर्धारण अपने मूत्र से करता है। वह अपना निर्धारण करता है हमारा यह क्षेत्र है, इसके अंदर और कोई भी शेर आता है तो तुरंत समझ जाता है कि यह किसी शेर का इलाका है। आगे बढ़ते हैं। यह हिरन हो गया और यह आपका शेर हो गया। करें शिकार को भी पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन से दूर तक शिकार खोजने में सहायता करती हैं। जो सामने आंखें होती हैं दोस्तों, उसे दूर तक चीजें देखने में, शिकार करने में सहायता करती हैं। एक दूसरा जंतु हिरण जो वन या घास स्थल में रहता है, पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतु जो उसे अपना शिकार बनाते हैं कि उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधियों की जानकारी देते हैं। इसके सिर पर पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर खतरा महसूस कर लेती हैं। करें जो हिरन होता है वह किसी जो उसके साथ घटना घटने वाली होती है, कोई जानवर आ रहा है, कोई शिकारी आ रहा है, जो उसके कान होते हैं, कान से पता कर लेता है कि हाँ हमारे पास कोई शिकारी आ रहा है या फिर कोई शेर आ रहा है, क्या हो रहा है। आगे समझते कर सकते हैं। हिरण की तेज गति से उसे शिकार से दूर भागने में सहायता करते हैं। हिरण बहुत तेज भागता है दोस्तों और उसे जो शिकारी होते हैं उससे दूर भागने में यह सहायता करते हैं। शेर, हिरण तथा अन्य जंतुओं में पौधे में और भी बहुत सी विशेषताएं समान संरचनाएं होती हैं जो उन्हें उनके आवास में जीवित रहने की योग्य बनाते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इतनी योग्यता है, और भी योग्यताएं दोस्तों जो उसे उसके परिवेश में रहने के लिए सहायता करते हैं। अब हम सब कुछ जलीय आवास की बात करते हैं। जो चीज जल में रहते हैं, जैसे समुद्र में रहने वाले जीव। कहें समुद्र में रहने वाले, जैसे समुद्र में सबसे ज्यादा रहते क्या है? आप कहेंगे सब समुद्र में तो बहुत चीज रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मछली आप देखेंगे, मछली बहुत ही ज्यादा समुद्र में रहती है। हम समझते हैं समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत सारे समुद्री जंतुओं का शरीर भी धारा रेखी होता है जिससे वह जल में सुगमता से चल सकते हैं। सिक्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ
समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखी नहीं होता है। वे समुद्र में गहराई में तलहटी में रहते हैं तथा अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब इस जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखी बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इसमें गिल क्लोम होते हैं। कह रहे हैं जैसे ऑक्टोपस की हम सब बात करें तो ऑक्टोपस तो इसका शरीर धारा रेखी नहीं होता। आप कहेंगे फिर तब यह कैसे सांस लेता है? धारा रेखी तो नहीं होता दोस्तों, लेकिन जब यह जल में तैरता है फिर अपने आप को धारा रेखी बना लेते हैं, जिससे कि वह जल में आसानी से तैर सके। अब हम समझते हैं अगले पॉइंट पे। डॉल्फिन को समझते हैं। डॉल्फिन और व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। हमने बताया कि मछली कैसे सांस लेती है, वो अपने गिल से लेती है, लेकिन डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन में गिल होते ही नहीं है। फिर वह कैसे लेती है बताते हैं आपको। गिल नहीं होते हैं। ये सिर पर स्थित नास द्वार अथवा वात छिद्र द्वारा सांस लेते हैं। इनका जो शरीर के ऊपर एक छिद्र होता है दोस्तों, उसी से यह सांस लेते हैं, क्योंकि उनके पास गिल नहीं होता और उनके एक समय के बाद समुद्र के ऊपर आना ही आना होता है। अगर वो समुद्र के ऊपर नहीं आएंगे तो वह सांस नहीं ले पाएंगे। एक बार आएंगे सांस लेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर कुछ देर रहेंगे, फिर ऊपर आके सांस लेंगे, क्योंकि इसमें गिल नहीं पाया जाता। इसमें जो उनके शरीर के ऊपर एक छिद्र होता है उसी से यह सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना सांस लिए रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्र तल जल से बाहर आकर श्वास छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं। इन श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। वही कह रहे हैं ना कि यह काफी देर तक जल में रह सकते हैं, लेकिन इनको एक समय के बाद ऊपर आना ही पड़ेगा। क्या आपने कभी दूरदर्शन अथवा समुद्री जीव का चलचित्र में डॉल्फिन इस रोचक क्रिया को देखा है? अब हम सब तालाब और झील की बात करते हैं। जिसके तालाब में भी दोस्तों मछलियां रहती हैं, वह कैसे अपनी सांस लेती हैं बताते हैं। क्या आपने तालाब, झील, नदियों, नालों, पौधे को उगे देखा है? यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब का भ्रमण कर जाइए और वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों के बाहर निकाल लीजिए। इन पौधों की पत्तियों, तनी और जड़ किस प्रकार व्यवस्थित है। करेंगे इसे जो जल वो तालाब होता है, नहर होते हैं, इसमें कुछ पौधे पाए जाते हैं। अब पौधे पाए कैसे जाते हैं? करें कि जिसे बच्चों को इसमें क्रियाकलाप करके सिखाना होता है। तो हमको कैसे सिखाना पड़ेगा? अगर आपके पास तालाब है कोई, बच्चों को वहां पे ले जाइए, दिखाइए, देखिए कैसे इसमें भिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे चित्र में है कुछ जलीय पौधे जल सतह पर पल्लवन करते हैं। आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर हैं। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न होते हैं। करें कुछ तो पौधे जो कि जमीन से जुड़े होते हैं वह तो अस्थायी रहते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो हैं जमीन में तैरते रहते हैं। आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, अगर किसी पौधे के, जैसे कोई भी पौधा, जैसे टमाटर का पौधा ले रहे हैं, टमाटर को पौधे के उगने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो प्रोटीन चाहिए, आप उसे पानी में डाल दीजिए। पानी में डालने के बाद आप जो टमाटर का पौधा होता है उसमें लगा दीजिए। क्या टमाटर ग्रोथ करेगा या फिर नहीं करेगा? उसमें मिट्टी नहीं है दोस्तों, सिर्फ जल ही है। दोस्तों वह पौधा तब भी ग्रोथ करेगा क्योंकि उसे जो चाहिए न्यूट्रिशन है। मिट्टी का काम सिर्फ पौधे को सहारा देना होता है। तो सहारा आप उसे किसी से बांध के दे देंगे तब भी हो जाएगा। उसे न्यूट्रिशन अगर मिल गया तो वह ग्रोथ करेगा। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। कह रहे इनमें से कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी में स्थिर रहती हैं। स्थलीय पौधे की जड़ें मिट्टी में जलीय खनिज पोषकों के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, परंतु जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती हैं। ये इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में समाये रखना होता है। देखिए जो जल में पौधे रहते हैं, आप ऐसे धीरे से पकड़ेंगे सीधा निकल आते हैं, मतलब बहुत हल्के से वह जमीन को पकड़े होते हैं या फिर नहीं पकड़े रहते हैं। ये पौधे का तना लंबा है, खोखला एवं हल्का होता है। तना जल की सतह तक वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां और फूल जल की सतह पर पहलवन करते रहते हैं। पहलवन मतलब तैरते रहते हैं। कुछ जलीय पौधे जड़ में पूर्ण रूप में डूबे रहते हैं। पौधे ऐसे पौधे का सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियां सक्रिय या पतले रिबन की तरह होते हैं। यह बहुत जल में तरलता से मुड़ जाती हैं। कुछ अन्य जलमग्न पौधे में पत्तियों बहुत अधिक विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके
बीच से बहता रहता है और पत्तियों को इसको कोई क्षति भी नहीं होती है। अगले पॉइंट बढ़ते हैं। करें मेढक आमतौर पर तालाब में पाए जाने वाला एक जंतु है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों पर रहते हैं। दोस्तों जो मेढक होता है, आप देखेंगे बरसात आएगा मेढक, आप बहुत मेढक दिखने लगे, लेकिन बरसात के बाद आपको मेढक दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं। आखिर चले कहाँ जाते हैं? मेढक जो रह लेता है दोस्तों, जमीन के ऊपर भी रह लेता है और जमीन के नीचे भी रह लेता है, जल में भी रह लेता है। यह तालाब के जल एवं स्थल दोनों में रह सकता है। इसके पश्चपाद लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग लगाने और शिकार पकड़ने में सहायता करते हैं। इनके पश्चात जलयुक्त पदंगुलियां होती हैं जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। हमने केवल कुछ ही जंतु एवं पौधे की चर्चा की है, जबकि विभिन्न आवास में रहने वाले जीव की संख्या बहुत से अधिक है। अध्याय 7 में सुझाए गए क्रियाकलाप के अंतर्गत जब हम पत्तियों के एल्बम तैयार कर चुके होंगे, तब आप पौधे के अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी कर चुके होंगे। कल्पना कीजिए कि यदि हम पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में उपलब्ध पौधे की पत्तियां एल्बम तैयार करें तो उनमें से कितनी विविधता होगी। करें कि हमने अभी कुछ जानवरों, कुछ पौधों के लेकर चर्चा किया, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ धरती पे यही इतने हैं, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे जंतु हैं। आपके आर्य परिवेश में जो भी चीज देखें आप उसे अवलोकन करिए कि किस प्रकार से यह भिन्न है अगले पौधे से, कैसे ये अपने आप को सर्वाइव करते हैं। अब हम समझते हैं कुछ और दोस्तों, हमारे आसपास के जीव। जो हमारे आसपास के जीव देखते हैं उसके बारे में हम सब चर्चा करते हैं। कहने की हमने विभिन्न आवास क्षेत्रों की यात्रा की तथा उनके पौधे एवं जंतुओं की चर्चा भी की। क्रियाकलाप 1 में हमने विभिन्न परिवेश में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधे एवं जंतुओं की सूची बनाई। कल्पना कीजिए यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी सूची सजीव के कौन से उदाहरण हैं। आइए वन में पाए जाने वाले वस्तुओं के विषय में सोचें। वृक्ष, आरोही लता, विसर्पी लता। देखिए अभी हमने आपको बताया था ना विसर्पी लता क्या होता है, आरोही लता क्या होता है। विसर्पी लता होता है जो पौधा सीधा जमीन पे ही रहेंगे दोस्तों, जमीन पे फैले व किसी चीज के सहारे से ऊपर न चढ़ पाए, वही आपका विसर्पी लता कहता है। और आरोही लता मतलब होता है दोस्तों जो पौधा किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाए। जैसे अगर हम सब कोहड़े का पौधा के लिए, कोहड़ा आपका कैसा लता आएगा, ये आपका विसर्पी लता कहलाता है। लेकिन मनी प्लांट आपका कैसा पौधा होगा, आपका यह आरोही पौधा होगा। अगर हम सब और पौधे की बात करें, जैसे एक सब्जी होता है चिचिड़ा। चिचिड़ा कहाँ पे होता है? चिचिड़ा जो होता है वह भी लटक के फटता है, यह भी सहारे की जरूरत होती है। आरोही लता और विसर्पी लता में आप अंतर जान गए होंगे। छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान, पत्थर, मिट्टी, जल, वायु, सूखी पत्तियां, मृत जंतु, छत्रक, काई, मांस वन में पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं का कुछ उदाहरण। इनमें से कौन सजीव है, आपको बताना है इनमें से कौन सजीव है और कौन निर्जीव है। आप खुद आकलन कर सकते हैं। इसमें जान हो वह सजीव है, जिसमें जान नहीं होता निर्जीव। जैसे आरोही लता, विसर्पी लता, छोटे बड़े जंतु, पक्षी, सर्प, कीट, चट्टान। अब देखिए चट्टान में क्या जान होती है, कहेंगे नहीं चट्टान आपका निर्जीव हो, इसमें अजैविक हो, सजीव और निर्जीव ना, इसमें निर्जीव हो जाएगा। बाकी पत्थर, मिट्टी, बाकी जैसे जंतु, ये सब आपके क्या है, सजीव के श्रेणी में आते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न वस्तुओं के विषय में सोचिए तथा उन्हें निर्जीव एवं सजीव समूह में बांटिए। कुछ प्रकरणों में हमारे लिए यह आसान होगा कि उदाहरण हमारे घर की कुर्सी अथवा और भी कुछ लीजिए, कुर्सी, मेज, पेड़, रूख जो भी है, आप समझिए कि कौन से सजीव हैं और कौन निर्जीव हैं। अगले पॉइंट बढ़ते हैं। कह रहे हैं मेज जैसी वस्तुएं सजीव नहीं है। पहली एडवर्ड लेयर द्वारा रचित कंप्लीट नॉनसेंस का यह छंद पढ़ रही थी। कौन सा छंद है आपको बताते हैं भी हम। इसमें सजीव निर्जीव की हम सब बात कर रहे हैं, कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है। मेज ने कुर्सी से कहा, तुम्हें पता नहीं मैं गर्मी में कितना तपी हूं। ये अपने पैरों की विवाही से यदि हम थोड़ा टहल पाते हैं, हम थोड़ा बोल पाते हैं, प्रार्थना करो कि हम वाव ले सकें। मेज ने कुर्सी से कहा, कुर्सी ने मेज से कहा, अब तुम जानती हो कभी हम समर्थ नहीं हैं। तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करती हो, जबकि तुम जानती हो कि हम चल नहीं सकते। मेज ने ठंडी सांस भरते
वे कहा कि कोशिश करने में क्या जाता है, क्या हर्ज है, मेरे पास भी उतने ही पैर हैं जितने तुम्हारे हैं, हम दो पैर से क्यों नहीं चल सकते। वही कह रहा है कि हमारे पास दो पैर हैं, हम क्यों नहीं चल पाते, हमको भी चलना चाहिए। तो वही कह रहा है कि यह एक निर्जीव चीज है, निर्जीव चीज कैसे अपने आप से भ्रमण करेगा, नहीं कर सकता। आगे हम समझते हैं। पहेली और बूझों को कविता बहुत ही मजेदार लगी, क्योंकि वह जानते थे कि मेज और कुर्सी सजीव नहीं है, अतः ये ना तो चल सकते हैं ना तो बोल सकते हैं। हम जानते हैं कि कुर्सी, मेज, पत्थर अथवा एक सिक्का सजीव नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि हम जीवित हैं। हमारी ही तरह संसार के सभी मनुष्य तथा कुत्ता, बिल्ली, बंदर, गिलहरी, कीट जैसे जंतु क्या है, आपके सजीव हैं। हमें कैसा पता चलता है कि कोई वस्तु सजीव है? कभी कभी यह निर्णय करना इतना आसान नहीं होता। हम कहते हैं कि पौधे सजीव हैं, परंतु ये कुत्ते अथवा कबूतर की भांति चल नहीं सकते। देखिए, आपके दिमाग में एक चीज आएगा, हम कहते हैं ना कि पेड़ पौधे तो सजीव हैं, लेकिन कुत्ता भी तो सजीव है, कुत्ता हर जगह टहल ले रहा है, पेड़ क्यों नहीं सर टहल पा रहे हैं। अब आपको थोड़ा समस्या होगी समझने में। अब बताते हैं अभी आपको हम। दूसरी ओर एक कार अथवा बस चल सकती है, फिर भी हम उन्हें निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं। कह रहे हैं बस तो चलती है, कार भी चलती है, फिर उसे हम निर्जीव की श्रेणी में क्यों रखते हैं। पौधे जंतु समय के साथ वृद्धि करते हैं, परंतु कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि आकाश बादल अपने आकार में वृद्धि कर रहे हों। इसका अर्थ है कि बादल सजीव हैं, नहीं तो आखिरकार हम निर्जीव सजीवों में अंतर किस प्रकार करेंगे। क्या सजीव में कुछ विशेष लक्षण होते हैं, उन्हें हम निर्जीव पदार्थों से अलग कर सकते हैं। बताते हैं आगे आपको। आप स्वयं सजीवों का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आप में ऐसे कौन से विशेष लक्षण हैं जो आपको निर्जीव वस्तुओं को अलग करते हैं। अपनी नोटबुक में ऐसे कुछ लक्षण के नाम लिखिए, अपनी बनाई सूची को ध्यान से देखिए, ये पता लगाइए कि कौन से लक्षण जंतु अथवा पौधे में भी पाए जाते हैं। संभवतः इनमें से कुछ लक्षण सभी सजीव वस्तुओं में एक समान होंगे। कह रहे हैं अगर आपको सजीव और निर्जीव के बारे में पता करना है कि इसमें अंतर क्या होता है, आप सजीव निर्जीव की श्रेणी बनाइए। उसमें जो है आप कुछ श्रेणी बनाइए, अपने आप को लीजिए, अपने आप में और निर्जीव वस्तु में क्या अंतर है उसको लिखिए। लगभग ज्यादा से ज्यादा चीज यही अंतर मिलता है आपको और भी सजीव निर्जीव के श्रेणी में। अब हम समझते हैं, क्या सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे आप सजीव हैं, आपको भोजन की आवश्यकता है, क्या उसी प्रकार सभी सजीव को भोजन चाहिए। अध्याय 1 और 2 में हमने यह जाना कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यकता होती है। भोजन हमारे लिए विभिन्न जंतुओं के लिए नितांत आवश्यक है। हमने यह भी सीखा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधे अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। भोजन सजीवों को उनके वृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। सजीवों को उनके अंदर होने वाले अन्य जैव प्रक्रम के लिए भी ऊर्जा आवश्यकता होती है। कह रहे हैं कि हमने समझा था कि जितने सजीव होते हैं उन्हें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमको कहां से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। अगर हमको भोजन नहीं मिलेगा तो ऊर्जा हमको नहीं मिलता है। कुछ पौधे हैं जमीन से ऊर्जा ले लेते हैं, भोजन ले लेते हैं। जैसे पेड़ होता है, पेड़ जो है जड़े से ऊर्जा लेगा, तने के माध्यम से हर जगह पहुंचा देता है। वैसे जो जानवर होते हैं उनको भी भोजन चाहिए, आदमी है उनको भी भोजन चाहिए। क्या निर्जीव को भोजन चाहिए? जो पेड़ पर्वत है, पहाड़ है, इन सबको भोजन की आवश्यकता नहीं होती। क्या सभी जीवों में वृद्धि परिलक्षित होती है? अगला टॉपिक आता है, पॉइंट है कि जितने भी सजीव चीज हैं क्या वह वृद्धि करते हैं। क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता, आप यहाँ सभी जीवों की बात करें ना, सभी जीव वृद्धि करते हैं। करें क्या 4 वर्ष पुराना कुर्ता आपको अभी भी ठीक आता है, इसे आप अब और नहीं पहन सकते। क्या ऐसा नहीं है कि इन वर्षों में आप लंबे हो गए हो, आपको इसका आभास नहीं हो रहा है, लेकिन आप हर समय वृद्धि हो रही है। कुछ वर्ष बाद आप वयस्क हो जाएंगे। जंतुओं के बच्चे भी वृद्धि कर वयस्क हो जाते हैं। आपने अवश्य देखा होगा कि कुत्ते के पिल्ले वयस्क हो जाते हैं, एक अंडे को स्फुटित होकर चूजा, मुर्गी करें जिसे वृद्धि होती है। वृद्धि आपको सभी में देखिएगा।
आप हैं, आप पहले कपड़ा बनाए हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे तो आपका कपड़ा छोटा हो गया। यह कहने का तात्पर्य इसमें जो वृद्धि देखने को मिलती है आपको हर जगह मिलती है सजीव चीजें में। आगे समझते हैं। का बच्चा वृद्धि करके मुर्गी अथवा मुर्गा में परिवर्तित हो जाता है। पौधे में वृद्धि करते हैं अपने चारों ओर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधे का अवलोकन कीजिए। इनमें से कुछ बहुत छोटे तथा नवजात हैं, तो कुछ विकसित हैं। ये सभी वृद्धि के विभिन्न स्थिति में हो सकते हैं। कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के बाद पौधों को देखिए। आप क्या देखेंगे? उनकी लंबाई में वृद्धि हुई है। वृद्धि सभी सजीवों में होती है। वृद्धि जो होती है दोस्तों, जितने भी सजीव चीज है हर चीज में वृद्धि होती है। क्या आप सोचते हैं कि निर्जीव वस्तु वृद्धि प्रदर्शित नहीं कर सकता? क्या सभी सजीव श्वसन करते हैं? अब आप बताए थे, क्या जितने भी सजीव होते हैं वह श्वसन करते हैं? क्या हम श्वसन के बिना जीवित रह सकते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो बाहर वायु शरीर के अंदर जाती है। जो सजीव होते हैं दोस्तों, उनको श्वसन की भी आवश्यकता होती है। बिना श्वसन के वह जीवित नहीं रह सकते। जैसे जब हम सांस छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। सांस लेना श्वसन क्रिया का एक हिस्सा है। श्वसन के अंदर ली गई वायु की ऑक्सीजन की कुछ मात्रा का उपयोग होता है। इस क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वास द्वारा बाहर निष्कासित कर देते हैं। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जैसे कुछ जंतुओं में श्वसन की क्रिया मनुष्य की तरह होती है। इनमें से कुछ जंतु का विश्राम की अवस्था के परीक्षण कीजिए तथा उसके अंदर की गति का पर ध्यान दीजिए। यदि मंद गति से उनके सांस लेने की प्रक्रिया को दर्शाती है। श्वसन सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। ग्रहण किए गए भोजन में श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है। करें बिना श्वसन के कोई सजीव चीज नहीं जी सकता, चाहे वो आदमी हो, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे वह जंतु हो। करें कुछ जंतुओं में गैस आदान प्रदान करने का तरीका भिन्न होता है, जो श्वसन का एक हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए केंचुआ त्वचा अपनी सांस लेता है। हमने पढ़ा है कि मछली के गिल होते हैं, जिनकी सहायता वह जल में विलेय वायु में ऑक्सीजन अवशोषित कर लेती है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे का श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः उनकी पत्तियों द्वारा होता है। आपको बताए थे कि जिनमें पत्तियां होती हैं पत्तियों द्वारा होता है, लेकिन जो रेगिस्तान में होते हैं उनका श्वसन दोस्तों तने के द्वारा होता है। पत्तियां सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु के अंदर लेती हैं तथा ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायु से निष्कासित कर देती हैं। हम जानते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं। छोड़ देते हैं और उपयोग भोजन बनाने के लिए करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। श्वसन क्रिया के दौरान श्वसन क्रिया दिन और रात दोनों में ही निरंतर चलती रहती है। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन के में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। देखिए हमने बताया, अभी ऊपर एक लाइन बताया ना कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन दोस्तों वह जो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ने की अपेक्षा बहुत हल्का ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो आप जानते रहिए जो पौधे होते हैं, पौधे भी ऑक्सीजन की, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ना, एनसीईआरटी है, अपने मन से इसको नहीं बता रहे हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया में निष्कासित ऑक्सीजन की मात्रा पौधे द्वारा श्वसन में उपयोग की गई ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आइए हम सब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? उद्दीपन और अनुकूलन। उद्दीपन और अनुक्रिया की बात करें तो उद्दीपन होता है, जैसे अभी आपके पास भोजन आ जाए, हम उद्दीपन और अनुक्रिया आपको समझा देते हैं। उद्दीपन है, आपको हम थोड़ा अलग उदाहरण बताते हैं, अब तुरंत समझ जाएंगे उद्दीपन और अनुक्रिया का मतलब। जैसे अभी आपके सामने भोजन आ गया, भोजन को देख के आपका लाइट टपकाना, मुंह में पानी आना, यह क्या है? उद्दीपन है। और भोजन को खाने के लिए आप जो प्रयास करेंगे वही आपका अनुक्रिया कहलाता है। यह समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं इस टॉपिक को, इसमें क्या क्लियरिफाई किया गया है। जब आप नंगे पैर टहल रहे हो तो आपका पैर अचानक किसी कांटे अथवा नुकीली वस्तु पर पड़ जाए, आप किस प्रकार अनुक्रिया करेंगे? आप अपने प्रिय व्यंजन को देखते हैं अथवा उसके, देखिए सेम वही चीज लिखा गया है दोस्तों,
उसके विषय में सोचते हैं तो क्या अनुभव होता है। आप अंधेरे स्थान में अचानक तेज धूप में आते हैं तो क्या होता है। आपकी आंखें स्वतः ही कुछ क्षण के लिए बंद हो जाती हैं जब तक कि वे तेज प्रकाश में की अभ्यस्त नहीं हो जाते। आपका प्रिय व्यंजन तेज प्रकाश एवं काटा उपरोक्त परिस्थिति में आपकी बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। हम इन सभी प्रकार के परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया आप समझ गए होंगे। जो उदाहरण आपको हमने बताया बहुत ही सरल उदाहरण है। ये उदाहरण अपने दिमाग में देखिए कि फिट कर लीजिए। हमारे पास भोजन आया, उसे देख हमारे मन में जो खाने की इच्छा हो रही है, लार टपक रहा है, यह आपका उद्दीपन हो गया। और भोजन खाने के लिए जो हम प्रयास करेंगे वही आपका अनुक्रिया कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूरे में वही उद्दीपन और अनुक्रिया की बात किया गया है जो कि हम आपको अच्छे से समझा दिए। उद्दीपन क्या होता है और अनुक्रिया क्या होता है। अब हम समझते हैं सजीवों में उत्सर्जन। सजीवों में उत्सर्जन कैसे होता है। सभी सजीव भोजन करते हैं। जीव इस ग्रहण किए हुए भोजन की संपूर्ण मात्रा का उपयोग नहीं करते। जो सजीव हो दोस्तों उत्सर्जन तो करते हैं, जितना सजीव होते हैं भोजन करते हैं। क्या भोजन जो करते हैं भोजन का संपूर्ण मात्रा उपयोग कर जाते हैं? नहीं करते हैं। आहार का केवल कुछ ही भाग जीव के शरीर द्वारा उपयोग में आता है। भोजन के बचे हुए विशेष भाग का क्या होता है, इसे अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं। विभिन्न जैव प्रक्रमों के फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ जैसे उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। कह रहे उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसे निकालने के निष्कासन के प्रक्रम को ही उत्सर्जन कहते हैं। जैसे भी आपने कोई खाना खाया, क्या पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है? पूरा खाना डाइजेस्ट तो हो जाता है। क्या पूरा खाना आप अपने शरीर में ही खपा देते हैं? नहीं, कुछ शरीर जो वेस्ट मटेरियल होता है वह बाहर निकल जाता है। यही आपका उत्सर्जन कहा जाता है। अगले पॉइंट में बढ़ते हैं। क्या पौधे में भी उत्सर्जन होता है? हाँ, पौधे में भी उत्सर्जन करते हैं, परंतु उनमें इस प्रक्रम का ढंग कुछ अलग है। कुछ पौधे का यह अपशिष्ट पदार्थ पौधे के कुछ विशेष भागों में संग्रहित किए जाते हैं। जिस प्रकार से आदमी दोस्तों अपने अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है, उसी प्रकार से पौधे में भी देखने को मिलता है। लेकिन वह पौधे अलग तरीके से निकालते हैं। कैसे? पौधे कोई हानि नहीं पहुंचाते। कुछ पौधे में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन स्राव के रूप में भी होता है। उत्सर्जन सजीवों का एक दूसरा सामान्य लक्षण भी होता है। जिस प्रकार से भोजन की आवश्यकता सभी को होती है, ऊर्जा की आवश्यकता सभी को होती है, उसी प्रकार से दोस्तों उत्सर्जन की आवश्यकता भी सभी को होती है। क्या सभी सजीव प्रजनन कर सकते हैं? अब समझते हैं। क्या जितने भी सजीव चीज हैं वह प्रजनन करेंगे? समझते हैं। क्या आपने कभी कबूतर अथवा किसी पक्षी के नीड़ घोंसले देखे हैं? वे नीड़ में अंडे देते हैं। कुछ अंडे प्रस्फुटित होते हैं तथा कुछ उनमें से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल जाते हैं। पक्षी देखिए कह रहे हैं कि कुछ पक्षी हैं, पक्षी जो अपना अंडा देती है, कुछ अंडे उसमें खराब हो जाते हैं, कुछ अंडे में जो है उसमें चूजा निकल आता है। इसके बाद कह रहे हैं यह तो हो गया चिड़िया का प्रजनन। जंतु का प्रजनन। जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। भिन्न जंतुओं में प्रजनन का ढंग अलग अलग होता है। कुछ जंतु अंडे देते हैं जिनमें शिशु निकलते हैं तथा कुछ जंतु शिशु को ही जन्म देते हैं। कह रहे हैं कुछ जंतु हैं जो कि अंडे देते हैं, कुछ जंतु जो है कि बच्चे देते हैं। जैसे यह कुछ जानवरों का प्रजनन। अब हम समझते हैं पौधे का प्रजनन। पौधे में प्रजनन करते हैं, जंतु की तरह पौधे में भी प्रजनन करते हैं। प्रजनन के तरीके भिन्न भिन्न होते हैं। पौधे के बीज द्वारा प्रजनन। पौधे से बीज उत्पादित करते हैं, हमें उन्हें अंकुरित करके नए पौधे उगा सकते हैं। मतलब कहने का जो चिड़िया होती है वह भी प्रजनन करती है, जो जानवर होते हैं वह भी प्रजनन करते हैं, और जो पौधे होते हैं वह भी प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त अपनी कलिका भाग द्वारा ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आलू की कलिका वाले भाग का नए पौधा बनाता है। जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया। अब इसका बीज तो बोती नहीं है, इसका जो आलू होता है आलू को ही काट के हम बोया जाता है। इस प्रकार से भी वह अपना प्रजनन करते हैं।
आगे हम समझते हैं पौधे कलम द्वारा एक मिनट, हाँ, पौधे कलम द्वारा भी उगाए जाते हैं। कि आप स्वयं इस विधि द्वारा पौधे उगाना चाहेंगे? कलम विधि होता है पौधे के कुछ टहनी को आधा काट कर उस पे जो जैविक खाद होती है उसे लगाकर उसे बांध दिया जाता है। कुछ दिन बाद उसमें से एक जड़ निकल आती है, फिर उसे काट कर नए पेड़ के रूप में लगा दिया जाता है। इसे दोस्तों कलम विधि के नाम से जानते हैं। जैसे गुलाब, मेहंदी, आप इन सबको कलम विधि के द्वारा लगा सकते हैं। गुलाब अथवा मेहंदी का धड़ कलम कीजिए, इसे मिट्टी में लगाइए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। आप कुछ दिनों बाद आप कुछ दिनों बाद क्या देखते हैं, उसमें से जड़ निकलेगा और उसका विकास हो जाएगा। कलम से पौधा बनना सरल कार्य नहीं है। यदि आपकी कलम में वृद्धि नहीं हुई तो निराश ना हो करें, यह एक जटिल प्रक्रिया होती है। कभी कभी पौधे नहीं उगते हैं, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप निराश ना हो, फिर से ट्राई करिए। यदि संभव हो तो एक माली से बात करके कलम से पौधे बनाने के अंतराल में की जाने वाली देखभाल की जानकारी प्राप्त करें। ऐसा नहीं सिर्फ आप ऐसा कर देंगे पौधा जाम जाएगा। इसका जो प्रक्रिया है, कैसे आपको पानी देना है, कब देना है, क्या कहना है, इसकी प्रक्रिया भी जानना जरूरी होता है। सजीव प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने समान अनेक संतान उत्पन्न करते हैं। सभी जीवों में प्रजनन की विधियां भी भिन्न प्रकार होती हैं। ये कहने जितने सजीव होते हैं दोस्तों, वह अपने समान ही अनेक संतान पैदा करते हैं और सबकी प्रक्रिया, प्रजनन की प्रक्रिया अलग अलग होती है। आगे हम समझते हैं क्या सभी सजीव गति करते हैं। अब हम समझते हैं क्या जितने भी सजीव होते हैं गति करते हैं। आप कहेंगे हाँ, सजीव गति भी करते हैं। कैसे करते हैं? अध्याय 8 में हमने जंतु की गति के विभिन्न तरीकों पर चर्चा की थी। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तथा उनके शरीर पर अन्य प्रकार की गति भी दिखाई देती है। पौधे के विषय में क्या विचार है? क्या वे भी गति करते हैं? पौधे सामान्यतः भूमि में जकड़े रहते हैं, अंत में वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते, अतः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते। पौधे की बात किया जा रहा है। उसके बाद परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल, खनिज एवं संश्लेषित खाद्य पदार्थ पौधे में एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होता है। क्या आपने पौधे के अन्य प्रकार के गतिविधि देखी है? पुष्पों का खिलना, ये बंद होना, क्या आप याद रख सकते हैं? कुछ पौधे विभिन्न प्रकार के उद्दीपन के प्रति किस प्रकार अनुक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पे करें, पौधे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते नहीं है। अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा नहीं रहे, आप उसे गति कैसे कहेंगे? वह गति करते हो दोस्तों, उनका पौधे का बढ़ना, जो नीचे उसको भोजन मिल रहा है जड़ को, वह भोजन को अलग अलग टहनियों तक पहुंचाना, यह भी एक गति कहलाता है। और कहें कुछ पौधे उद्दीपन अनुक्रिया करते हैं। जैसे अभी एक पौधा होता है जिसका नाम है घड़पैड़ी पौधा, निपेंथेसिस पौधा। यह पौधा दोस्तों किसी जानवर को देखेंगे उद्दीपक करते हैं। जानवर को देखेंगे, जानवर मतलब जो किरौने होते हैं, उसे देखेंगे अपना फूल फैला लेंगे, फिर जैसे ही उसमें जानवर बैठा, किरौना बैठा, वो अनुक्रिया करके वो उसे बंद कर लेते हैं। मतलब पौधे भी उद्दीपन और अनुक्रिया करते हैं। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुओं की भांति गति करते हैं। बस कार, जैसे आपको बताए थे ना, कुछ निर्जीव चीजें गति करती हैं लेकिन वह सजीव की श्रेणी में नहीं आती है। हमने यहाँ पे दोस्तों देख लिया, यह एक थ्योरी है क्योंकि सजीव और निर्जीव की गति के बारे में दिया गया है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जो सजीव है वह गति करते हैं, जो सजीव है प्रजनन करते हैं, सजीव है श्वसन करते हैं, सजीव है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते हैं। सही सजीव में यह चीज दिखना कॉमन है। अब हम समझते हैं फिर जीवन क्या है। गेहूं की बोरी में अपना हाथ डालिए, क्या आपको कुछ गर्मी अनुभव होता है? गेहूं की बोरी में कुछ गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी बीजों के श्वसन के कारण उत्पन्न हुई है। हमने देखा कि बीजों में श्वसन की क्रिया उस समय भी चलती है जब कि अन्य जैविक प्रक्रम उतने सक्रिय नहीं होते हैं। संभवतः हमारे प्रश्न आखिर जीवन क्या है, जीवन है क्या, तो का उत्तर देना इतना सरल नहीं हो सकता, परंतु अपने चारों ओर पाए जाने वाले जीवों की विविधता को देखकर अचानक ही मुंह से निकल जाता है कि जीवन सुंदर है। तो यहाँ पर हमने क्लास को कवर किया, कुछ शब्द हमने जाना था उसके बारे में आपको बता देते हैं, जिसमें हम सब अनुकूलन की बात किया। जलीय आवास, जैव घटक उत्सर्जन, वृद्धि, आवास, सजीव, प्रजनन, श्वसन, उद्दीपन।
इन सब कुछ शब्द के बारे में जाना, इन्हीं सब शब्द से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास का हम सारांश समझ लेते हैं। आज की क्लास का सारांश क्या निकलता है। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उन्हें उनका आवास कहलाता है। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं। जिसे करें, विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। जैसे जंगल है, जंगल में शेर भी रहता है, जंगल में पौधे भी रह सकते हैं। एक ही आवास में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, रह सकते हैं। देखिए, लैंग्वेज जरूर समझिएगा। विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। अगर आवास है, जो स्ट्रक्चर है, आवास वहां पे रह सकते हैं, लेकिन एक ही घर में अगर कहेंगे कैसे रहेंगे, घर में नहीं रह सकते हैं। जैसे शेर और आदमी कहेंगे ये भी तो एक ही घर में रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। आवास एक हो सकता है, जंगल में हो रहा है, जंगल में ये भी रह रहे हैं। पौधे और जीवन के विशिष्ट लक्षण, स्वभाव जो उन्हें एक आवास में विशेष में रहने के अनुकूल बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन मतलब वही होता है जब बच्चे अपने आप को किसी परिवेश परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेता है, वह अनुकूलन होता है। लेकिन जब कुछ समय के लिए ढालता है फिर पुरानी जैसे हो जाता है, यह पूर्वानुकूलन कहलाता है। आवास अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु सामान्यतः इन्हें स्थलीय, जलीय जमीन पर एवं जलीय आवास जल में वर्गीकृत किया जाता है। विभिन्न आवास में सजीव की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। आज हम सब दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी के 9वां चैप्टर खत्म किए, जो कि आपके सीटेट के पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ क्लास समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।